हेलो दोस्तों, 28 सितंबर 1992 सुबह के 11:13 पर पाकिस्तान की फ्लाइट PIA 268 कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट को जाना है काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। फ्लाइट के अंदर 155 पैसेंजर्स मौजूद हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स, 2 पायलट जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं और आधे से ज्यादा पैसेंजर यूरोपियन कंट्रीज से हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों की वादी हिमालय में अपनी वेकेशंस के ख्वाब देखकर निकले हैं। लगभग 2 घंटे 35 मिनट का बिना किसी रुकावट का सफर तय करने के बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है कि अब ये फ्लाइट अगले 10 मिनट में लैंडिंग करने के लिए तैयार है और फ्लाइट क्रू भी लैंडिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है कि अगले कुछ ही सेकंड में वो 8,250 फीट की पहाड़ी से जा टकराता है और सबके सब ख्वाब उस 1 सेकंड में खत्म। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ आई विटनेसेस सामने आते हैं और उनकी बताई हुई बातें ऐसे सवाल खड़े कर देती है कि जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे। आइए समझते हैं PIA 268 की कहानी। We crossed out of 8,500. 200 now. Roger. Clear for final. Report 4 miles. Runway 02. The plane is completely consumed by fire. All 167 people on board. Flight 268 is missing somewhere in the Himalayas. PIA 268 जहाज जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास आने से पहले ये काफ़ी बड़ी कंपनीज जैसे इजिप्ट एयरलाइन या फिर एयर जमीका के पास भी रह चुका था। 39,000 घंटों के सफ़र का एक्सपीरियंस रखता हुआ ये जहाज़ जिसने लगभग 19,000 दफ़ा सेफ लैंडिंग की हुई थी और अपनी तमाम फिटनेस पास करने के बाद उस दिन भी वो रेडी था अपनी मंजिल के लिए। इस जहाज़ के कैप्टन पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर इफ्तिखार जंजुआ, जिनकी उम्र 49 ईयर्स है, जो इस जहाज़ की मेन कंट्रोलिंग सीट पर बैठे हुए हैं, और दूसरी साइड 38 साल फर्स्ट ऑफिसर हसन अख्तर, जो पहले भी इस जहाज़ को काफ़ी मरतबा काठमांडू एयरपोर्ट ले जा चुके हैं। नेपाल दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियों के लिए जाने जाने वाला कंट्री, जहां दुनिया के 8 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। काठमांडू एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए इन तमाम फ्लाइट्स को इन दिलकश पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि इस रूट को नॉर्मल रूट नहीं समझा जा सकता। लैंडिंग के दौरान पायलट 7 स्टेप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 7 अलग अलग डिस्टेंस पॉइंट पे 7 अलग अलग हाइट को मेंटेन करके फ्लाइट को नीचे लाना पड़ता है और सिर्फ एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती है। लेकिन फ्लाइट 268 तो पहले भी इस रूट पर जाकर वापस आ चुकी है। पायलट्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, यहाँ तक 7 स्टेप मेथड का पेपर चार्ट भी इनके पास मौजूद है, जिसे देखकर आराम से लैंडिंग की जा सकती है। 2 घंटे और 45 मिनट की इस फ्लाइट ने अपना 95% सफ़र बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया और क्योंकि 90s के दौर में काठमांडू एयरपोर्ट पे कोई रडार मौजूद नहीं था, तो पायलट्स को अपनी लोकेशन वायरलेस के जरिए खुद इन्फॉर्म करनी पड़ी। एयरपोर्ट से 16 माइल की दूरी पर फर्स्ट ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम 11,000 फीट की हाइट पे मौजूद हैं, 16 माइल की दूरी है एयरपोर्ट से, मौसम बिल्कुल क्लियर है और हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। वहाँ से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इनकी इन्फॉर्मेशन को ठीक कह देता है। फ्लाइट क्रू अपनी लैंडिंग प्रिपरेशन के लिए मसरूफ हो जाती हैं, लैंडिंग गियर भी खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद फिर से फर्स्ट ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अब हम 10 मील की दूरी पे हैं और 8,200 की हाइट पर आ चुके हैं, जिसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं कि ठीक है, आपके लिए रनवे नंबर 2 अवेलेबल है और जब आप 4 मील की दूरी पे पहुंच जाएं तो फाइनल रिपोर्ट करें और लैंडिंग कर लें। लेकिन 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी ना कोई फ्लाइट नजर आती है और ना ही कोई राब्ता होता है PIA 268 की तरफ से। तब कंट्रोलर परेशान होकर बाहर की तरफ भागता है। ये हवाई जहाज आखिर कहां गायब हो गया, इसका जवाब ढूंढते हुए ये मालूम पड़ता है कि PIA 268 भाटी दांदा के करीब एक पहाड़ से जा टकराया, जिसका पिछला हिस्सा टूटकर हिमालय के जंगलों में आ पहुंचा। फौरी तौर पर यह बात दुनिया की तमाम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन जाती है और इन्वेस्टिगेशन टीम निकलती है इसकी वजह तलाश करने के लिए कि तब सामने आते हैं कुछ आई विटनेस और वो कन्फेस करते हैं कि दिन का वक्त था, उस वक्त किसी किस्म का मौसम खराब नहीं था, ना कोई बारिश, ना तेज़ हवा। हो सकता है कि ये कोई टेरर अटैक हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड्रयू रॉबिन्सन, जो AAIB से खास इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, वो सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं कि इस प्लेन क्रैश के पीछे किसी किस्म का टेरर अटैक नहीं था और साथ ही साथ वो कंफर्म करते हैं कि इस जहाज़ की फिटनेस रिपोर्ट जो जाहिर करती है कि इस जहाज़ में किसी किस्म की भी कोई खराबी मौजूद नहीं थी।
अब नेपाली मिलिट्री की मदद से सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर उसे डिकोड करने के लिए पेरिस भेज दिया जाता है ताकि मालूम पड़ सके कि क्रैश से पहले दोनों पायलट्स के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई थी। लेकिन ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को और ज़्यादा हैरान कर देती है कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर सिवाय उन बातों के कि जो फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से की थी, कोई भी और बात मौजूद नहीं थी। कैसे हो सकता है कि एक हवाई जहाज़ जो कुछ ही देर में क्रैश होने वाला है, उसके पायलट्स कोई भी बात आपस में ना कर रहे हों। बहरहाल कुछ ही मंथ्स बाद PIA 268 की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। ये अंदाजों पे बनाई हुई रिपोर्ट ये बताती है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे कुछ और नहीं बल्कि वो 4 इंच का लैंडिंग चार्ट था जिसके अंदर गाइडेंस लिखी हुई थी लैंडिंग करने की, जिसकी वजह से 167 लोग मारे गए। अब इस चार्ट में बज़ाहिर तो कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इस चार्ट को गलत तरीके से समझा गया। दरअसल इस चार्ट के अंदर 7 अलग अलग डिस्टेंस लिखे थे जहां पर एक मखसूस हाइट को मेंटेन करके रखना था और PIA 268 के पायलट्स ने हर डिस्टेंस पे अपने आने वाले डिस्टेंस की हाइट फॉलो कर रखी थी, जिसका मतलब यह है कि वो जहाज़ हर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे अपनी मुकर्ररा हाइट से 1000 फीट नीचे चल रहा था, जिससे पायलट्स भी बेखबर थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पायलट्स को इतना बड़ा पहाड़ नज़र ना आए और इतना एक्सपीरियंस रखने वाले पायलट्स एक चार्ट को नहीं समझ पाए? दरअसल इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न सामने रखे, जिसमें से एक तो उस चार्ट की साइज़ थी जो कि काफ़ी छोटी थी और उसके अंदर मटीरियल काफ़ी क्वांटिटी में था जो उसे वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। और दूसरी चीज़ उन्होंने समझी सेम नेचर के जहाज़ के अंदर बैठकर, जहाँ उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस जहाज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर जगह नहीं है इस चार्ट को रखने के लिए सिवाय 2 क्लिपबोर्ड्स की। एक तो फर्स्ट ऑफिसर के लेफ्ट साइड पर जिसे देखने के लिए बार बार झुकना पड़ सकता है और फोकस खराब हो सकता है ऑफिसर का, और दूसरी जगह उन दोनों पायलट्स के बीच में एक क्लिपबोर्ड जो लगभग 3-3 फीट की दूरी पे है, जहां पर रखने के बाद उसे ठीक से देखा तक नहीं जा सकता था। एक्सीडेंटली इन्वेस्टिगेटर को एक और अनोखा जवाब मिला जब उसने उसी चार्ट को अपने हाथ में पकड़कर एक डेमो लेने की कोशिश की और उसने अंदाज़ा लगाया कि जब पायलट ने इसे सेम तरीके से अपने हाथ में पकड़ा होगा तो पायलट का लेफ्ट अंगूठा उस डिस्टेंस से पहले लिखी हुई हाइट को कवर कर सकता है, जिससे बिल्कुल ये जाहिर हो सकता है कि डिस्टेंस के बाद जो हाइट लिखी है वो असल में फॉलो करनी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफिसर ने लास्ट टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म किया था कि वो 10 माइल की दूरी पे हैं और 8200 फीट की ऊंचाई पे, लेकिन उस वक्त उसे असल में फॉलो करनी थी 9500 फीट की ऊंचाई जो उससे पहले लिखी हुई थी, और इसी वजह से जब तक वो इस चीज़ को समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे के बाद 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए। सबसे पहला कि नेपाल एविएशन डिपार्टमेंट से कहा गया कि कुछ सिंपल और नॉर्मल साइज़ के चार्ट तैयार करें जिसे आसानी से समझा जा सके, और दूसरा कि काठमांडू एयरपोर्ट पर एक रडार की ज़रूरत है जिसके ज़रिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी जहाज़ को ट्रैक कर सके, और तीसरा PIA से कहा गया कि अपने जहाज़ के अंदर ऐसी एक मुकर्ररा पोजीशन बनाएं जहां पे किसी चार्ट को रखकर सही से देखा जा सके। इन 167 लोगों की याद में PIA और UK की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 मेमोरियल पार्क्स बनाए गए हैं इन पहाड़ों के बीच में। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ ख्वाबों का पूरा ना ही होना शायद हमारे लिए किसी न किसी तरह बेहतर ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।